हेलो दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। तो हमने क्लासेस चला रखी थी अर्थशास्त्र शब्दावली, तो उसी में हम आगे बात करते हैं। अगला जो है हमारा अंकेक्षण ऑडिट। तो इसके अंदर देखिए, प्रत्येक पंजीकृत कंपनी या निगम के लिए आवश्यक है कि वह किसी अधिकृत अंकेक्षक द्वारा अपनी आय तथा व्यय से संबंधित सभी दस्तावेजों व खातों की जांच करवाए तथा उसके आय व्यय की प्रमाणिकता के आंकलन हेतु लाभ हानि खाते तथा तलपट तैयार करे। तो वो क्या होता है? अंकेक्षण होता है, यानी कि आय और व्यय संबंधी जितने भी लाभ हानि है, जितने भी उसके लाभ हानि है, उनको सबका क्या करवाए? वो एक खाता तैयार करवाए, उनकी जांच करवाए। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे सहसंबंध की। सब सहसंबंध क्या है? देखिए, यदि समय या स्थान के आधार पर क्रमबद्ध की गई संख्याओं प्रेक्षणों में एक समय बिंदु वाली संख्या का संबंध दूसरे समय बिंदु वाली संख्या से परिलक्षित हो तो इसे सब संबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, एक माह में होने वाला उत्पादन इससे पूर्व माह में होने वाली उत्पादन से क्या होता है? प्रभावित होता है। तो इसी प्रकार ये प्रक्रिया क्या होती है? चलती रहती है। आगे के महीनों में ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है श्रेणीबद्ध सहसंबंध या सब सहसंबंध इसे कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे स्वचालित स्थिरीकारक। किसी भी देश की राजकोषीय नीति में ऐसे तत्व हो सकते हैं जिनके आधार पर अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ावों के प्रभावों को न्यूनतम करना संभव होता है। ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन में कमी होने पर सरकार कर राजस्व में कमी होती है। सरकार के कर राजस्व में कमी होती है और साथ ही क्या होती है? बेरोजगारी बढ़ती है। तो दूसरी ओर सामाजिक सुरक्षा भुगतान, जैसे बेरोजगारी बढ़ता है उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। कर राजस्व में कमी तथा सामाजिक सुरक्षा भुगतान में वृद्धि के कारण सरकार का बजट घाटा बढ़ता है। इसके फलस्वरूप आय में हुई कमी के एक भाग की क्षतिपूर्ति हो जाती है। तो ये स्वचालित स्थिरीकारक होता है। इसके बाद में बात करते हैं स्वचालन। जब मानव श्रम द्वारा किए जा रहे कार्य को यंत्रों द्वारा संपादित किया जाए तो इसे स्वचालन कहा जाता है। जब कोई भी मानव कार्य कर रहा है, किसी भी मशीन या यंत्र के द्वारा कर रहा है, किसी भी मशीन या यंत्र के द्वारा कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? स्वचालन कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे स्वायत्त उपभोग की। तो स्वायत्त उपभोग व्यय का वह भाग जिसका वर्तमान आय से कोई संबंध नहीं होता। यदि उपभोग फलन का समीकरण C बराबर A प्लस BY0 हो तो इसमें आय का स्तर शून्य होने पर भी उपभोग व्यय की राशि A के समान होगी। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि भले ही किसी व्यक्ति की आय शून्य हो, उसे जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ तो उपभोग करना ही पड़ता है। चाहे किसी की आय शून्य है, लेकिन उसका खर्च कुछ ना कुछ जरूर होता है, उसका खर्च जरूर होगा डेली का। तो वो क्या होता है? वो स्वायत्त उपभोग के आ जाएगा अपना। इसके बाद में बात करते हैं स्वायत्त निवेश। निवेश की राशि का वह भाग जिसका उत्पादन के स्तर इससे होने वाले परिवर्तनों से कोई संबंध नहीं होता। किससे? निवेश की राशि का वह भाग जिसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता और उत्पादन के कारण होने वाले परिवर्तन के में भी इनका कोई भी संबंध नहीं होता। और इस प्रकार के निवेश में सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं पर किया गया व्यय, नई तकनीक की खोज हेतु किया गया व्यय तथा शोध आदि पर किए गए व्यय को शामिल किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे औसत, एवरेज क्या है? तो सांख्यिकी के अंतर्गत विभिन्न संख्याओं का योग लेकर उनका औसत मूल्य ज्ञात किया जाता है। एवरेज का तो लगभग सभी को पता ही है। आंकड़ों का योग कर दिया जाता है और बटा में आंकड़ों की संख्या का भाग दे दिया जाता है, तो वो औसत हो जाएगी ये। इसके बाद में हम बात करते हैं औसत लागत क्या है? औसत लागत AC, औसत लागत कुल लागत में उत्पादन की इकाइयों का भाग देने से हमें क्या प्राप्त होती है? औसत लागत प्राप्त होती है। और ये जो है औसत लागत, इसके अंदर अगर हम देखें
तो 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं ये। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं हम, अब हम बात करते हैं इसमें 3 प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। जब कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है तो औसत लागत भी में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। इसके बाद में अगर कुल लागत ह्रासमान गति से वृद्धि होती है, घटती दर से बढ़ती है, तो औसत लागत में क्या होती है, औसत लागत में कमी होती है, जिसका कि वक्र इस प्रकार का ढाल का बनेगा। और इसके बाद में तीसरा है, यदि कुल लागत में वृद्धि स्थिर गति से होती है तो औसत लागत भी क्या होती है, स्थिर होती है, जो कि आपको सामने वक्र में दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं औसत लागत ऊपर कीमत निर्धारण। अब देखिए ये क्या चीज़ है। अब अगर इसके अंदर हम बात करें तो प्राय अल्पाधिकार वाले बाजार में एक फर्म औसत लागत के ऊपर एक पूर्व निर्धारित प्रतिशत के हिसाब से लाभ जोड़कर कीमत का निर्धारण करती है। तो वो क्या होता है, वो औसत लागत ऊपर कीमत निर्धारण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति तो कुल उपभोग के अंदर अगर हम राष्ट्रीय आय का भाग दे दें, कुल उपभोग में राष्ट्रीय आय का भाग दे दें, तो हमें क्या प्राप्त होती है, तो हमें औसत उपभोग प्रवृत्ति प्राप्त होती है। ठीक है, एक हिसाब से ऐसे कह सकते हैं, राष्ट्रीय आय का वह अंश जो उपभोग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद में प्राय सकल स्तर पर औसत उपभोग प्रवृत्ति इकाई से कम होती है, यानी देश के सभी लोगों का कुल उपभोग वह राष्ट्रीय आय से क्या होता है, कम ही होता है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, औसत आयात प्रवृत्ति। औसत आयात प्रवृत्ति, इंपोर्ट राष्ट्रीय आय का वह भाग जो आयातों पर व्यय किया जाता है। सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय आय का वह भाग जो आयातों पर व्यय किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं औसत बचत प्रवृत्ति, एपीएस। तो कुल बचत में अगर राष्ट्रीय आय का भाग दिया जाता है, कुल बचत में राष्ट्रीय आय का भाग दिया जाता है S/Y, सेविंग्स बटा में नेशनल इनकम, तो वो क्या कहलाती है, औसत बचत प्रवृत्ति कहलाती है, औसत बचत प्रवृत्ति कहलाती है। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, APC प्लस APS दोनों का जो मान है वो 1 के बराबर होता है, दोनों का मान इकाई के बराबर होता है, इकाई के समान होता है, यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति। तो ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, औसत कर प्रवृत्ति क्या है, राष्ट्रीय आय का वह भाग जिसे सरकार करों के रूप में लेती है, राष्ट्रीय आय का वह भाग जिसे सरकार करों के रूप में लेती है। इसके बाद में बात करते हैं करादान की औसत दर क्या है, एक व्यक्ति द्वारा अपनी आय का कितना भाग कर के रूप में देता है। यदि 1 लाख रुपए की आय में से 20,000 रुपये कर के रूप में चुकाए जाए तो कर की औसत दर कितनी होगी, 20% होगी। और इसके विपरीत यदि उसी व्यक्ति की आय बढ़कर 1,25,000 रुपये हो तथा अतिरिक्त आय 25,000 रुपये में से 10,000 रुपये कर के रूप में लिए जाए तो सीमांत कराधान की दर इस प्रकार होगी। यानी कि ये कर है और ये उसकी कुल इनकम हो जाएगी और ये प्रतिशत के लिए गुणा 100 करेंगे तो 40% आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं औसत आगम क्या है। कुल आगम में बेची गई वस्तुओं का भाग देने से वस्तुओं की इकाइयों का भाग देने से हमें जो दर प्राप्त होती है वह वस्तु की कीमत तथा औसत लागत आगम कहलाती है। यानी कि कुल आगम TR टोटल रेवेन्यू में वस्तु की इकाइयों का भाग देने से हमें क्या प्राप्त होती है, औसत आगम प्राप्त होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं औसत उत्पाद मूल्य। औसत उत्पादन मूल्य क्या है, किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा प्रयुक्त करने पर जो औसत उत्पादन प्राप्त होता है उसका मूल्य। अन्य शब्द में उत्पादन के कुल मूल्य में परिवर्तनशील इकाइयों का भाग देने से प्राप्त औसत मूल्य क्या कहलाता है, औसत उत्पाद मूल्य कहलाता है। यानी कि AP औसत उत्पाद मूल्य, यानी कि कुल उत्पादन में, ठीक है, कुल उत्पादन में अगर हम भाग देते हैं तो
इसके बाद में बात करते हैं हम, इस प्रकार कुल आगम में परिवर्तनशील इकाइयों से भाग देने पर औसत उत्पादन प्राप्त होता है कुल आगम में। ठीक है, तो ये था आज की हमारी क्लास। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे जो बी से शुरू होते हैं, ऐसे वर्ड जो बी से शुरू होते हैं उनकी क्लासेस शुरू होगी। ए वाले हमारे पूरे हो चुके हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।